जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। अगर आप दोस्तों भविष्य में एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए क्लास है ब्रह्मास्त्र वाली क्लास साबित होगी। अभी तक एसएससी जीडी की परीक्षा में जो सवाल पूछे गए उन पर आधारित है ऐसे सवाल लेकर आए हूँ जो आपकी परीक्षा में आपको 15 से 20 नंबर दिलाने वाले हैं। पूरी क्लास को देखिएगा तभी आप यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण सवाल सीख पाएंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को पूरा देखिएगा और पूरे क्लास को नोट करके रखिएगा। आपकी परीक्षा में आपको 15 से 20 नंबर आगे रखेगी ये क्लास है। दोस्तों हमारा पहला सवाल कहा गया है कि यूएनओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। आपकी परीक्षा में यूएनओ दिवस पूछ लिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं यूएनओ का मुख्यालय ये कहां पर स्थित है। पेरिस में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है, जिनेवा में स्थित है कि ग्लैंड में स्थित है। आपको नोट करके रखना है यूएनओ इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। इसका मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई तो आपको नोट करके रखना 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसके कितने अंग हैं, कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया सवाल। इसके दोस्तों कुल 6 अंग हैं। और दोस्तों कितने सदस्य मेंबर हैं इसके तो आपको ध्यान में रखना है इसके कितने मेंबर हैं 193 दोस्तों इसके मेंबर हैं। और कौन सा देश दोस्तों नवीन मेंबर है साउथ सूडान। कौन दोस्तों साउथ सूडान इसका दोस्तों नवीनतम मेंबर है। इसको भी आप नोट करके रखें। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए इसके महासचिव कौन है एंटोनिया गुटारेज। एंटोनिया गुटारेक्स और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इतनी चीज़ें आपको नोट करके रखनी है। दोस्तों जिनेवा में 2 से 3 चीज़ों का मुख्यालय स्थित है, आप नोट करके रखें जैसे कि WTO, WHO और दोस्तों ILO। इन तीनों संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है जिनेवा में स्थित है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन और दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इनका सबका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है जिनेवा में स्थित है। इसके अलावा ग्लैंड में दोस्तों किसका किसका मुख्यालय स्थित है WWF और दोस्तों IUCN। इन दोनों संस्थाओं का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ग्लैंड में स्थित है। इसके अलावा पेरिस में दोस्तों FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है पेरिस में स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखें। ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं उनके मुख्यालय इनको आप नोट कर लें। कोई ना कोई सवाल आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। नवीन नियुक्ति से दोस्तों हर परीक्षा में आपका सवाल पूछा जा रहा है। माधवीपुरी बुच है, नितिन गुप्ता है, परमेश्वर अय्यर है, नीति छिब्बर है। क्या होगा आपका सही जवाब जल्दी से बताएं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो आपको ध्यान में रखना है नितिन गुप्ता। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि CBDT इसके प्रमुख अध्यक्ष कौन है वर्तमान में नितिन गुप्ता जी हैं। इसको आप नोट करें। दोस्तों माधवीपुरी बुच ये दोस्तों किसकी है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है माधवीपुरी बुच। और सेबी का अधिनियम इसकी स्थापना कब हुई थी 1988 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका अधिनियम कब का है जल्दी से छाप कर बताएं। इसके अलावा परमेश्वर अय्यर है ये दोस्तों कौन है, ये नीति आयोग के CEO हैं। नीति आयोग दोस्तों नीति आयोग के CEO ये कौन है तो आप कहेंगे परमेश्वर अय्यर जी हैं। और दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है सुमन के बेरी। नीति आयोग इसकी स्थापना कब हुई है 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई है। इसको भी आप नोट करके रखें। निधि छिब्बर CBSE इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है निधि छिब्बर बनी है। इसको भी आप नोट करके रखें। ये सब सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाने वाले सवाल होंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। जगदीश मुखी हैं, नेफ्यू रियो हैं, कॉनरेड संगमा हैं या BD मिश्रा हैं। क्या होगा आपका सही जवाब जल्दी से बताएं। दोस्तों नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री आपसे पूछे गए तो आपको ध्यान में रखना है ये कौन होंगे नेफ्यू रियो। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर रखें। और दोस्तों नागालैंड इसके दोस्तों राज्यपाल कौन है तो आपको याद रखना है जगदीश मुखी राज्यपाल। दोस्तों नागालैंड के राज्यपाल कौन है जगदीश मुखी। और नागालैंड दोस्तों इसकी राजधानी क्या है कोहिमा इसकी राजधानी है। इसके अलावा यहाँ पर कौन सा फेस्टिवल आता है हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है ये दोस्तों नागालैंड में किया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कॉनरेड संगमा ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं तो आप कहेंगे मेघालय
ये दोस्तों मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। और बी डी मिश्रा कौन है? मेघालय के राज्यपाल। ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा गया सवाल है, इसको भी आप नोट कर लें, आपसे फिर से पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपने यहां से सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। क्या है? शिलोंग। इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 129। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट और परफेक्ट जवाब होगा। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए सुप्रीम कोर्ट, दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? 124। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, क्या क्या दोस्तों इसका कार्य होगा, सब कुछ किसके अंदर है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 124 में। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, तो आपका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 129। इसके अलावा अनुच्छेद 214 क्या कहता है? हाई कोर्ट से संबंधित है। ये किससे? हाई कोर्ट से। और दोस्तों हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह अनुच्छेद 215 है। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये किसके अंदर है? तो आप कहेंगे 215 के अंदर है। दोस्तों यहां से दो चीजें आप और याद रखेंगे, जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। और दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत करेगा? ये अनुच्छेद 32 के तहत करेगा। इसको आप नोट करके रखें। और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों कितने प्रकार की रिट जारी करता है? ये 6 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने? 6 प्रकार की। और किस अनुच्छेद 226 के तहत। इसको भी आप नोट करके रखें। ये पांचों 6 सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछे गए सवाल हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे एक प्रश्न कहा गया कि नेपाली मणिपुरी कोंकणी भाषा को कब जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, या 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों भाषाओं संबंधित एक सवाल आपकी परीक्षा में जरूर आने वाला है। नेपाली मणिपुरी कोंकणी इस भाषा को कब जोड़ा गया? तो आपको ध्यान में रखना है, ये दोस्तों 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट और परफेक्ट जवाब होगा। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए हमारे मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषाएं थी। और अनुसूची कौन सी है? अनुसूची दोस्तों 8 के अंतर्गत भाषाओं का उल्लेख है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। अनुसूची 8 के अंतर्गत 14 भाषाओं का उल्लेख है। इसके अलावा 15वीं भाषा सिंधी। अगर आपसे कहा जाए 15वीं भाषा जो है सिंधी, 15वीं भाषा कौन सी? सिंधी। इसको कब जोड़ा गया? तो आप कहेंगे 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर दोस्तों होता है 71वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा दोस्तों नमक, कौन सी दोस्तों? नमक, यानी कि नेपाली मणिपुरी कोंकणी, इन 3 भाषाओं को कब जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों 15 और 3 18 भाषा ये हो गए। फिर दोस्तों 4 भाषाएं जोड़ी जाती 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, और लास्ट कौन सा बंदे? संथाली। ये 4 भाषाएं दोस्तों जोड़ी जाती हैं 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। इनको आप नोट करके रखें। 18 4 22, इस प्रकार दोस्तों कुल 22 भाषाएं हो जाती हैं। इसको आप नोट करें। दोस्तों फिर से रिपीट कीजिएगा। 15वीं भाषा कब जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर दोस्तों 3 भाषाएं कब जोड़ी गई? नमक, यानी कि नेपाली मणिपुरी कोंकणी, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर 4 भाषाओं को कब जोड़ा गया? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। और अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 14 भाषाओं का। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और क्लास को अंत तक देखें। अब 100% दोस्तों 10 से 15 नंबर औरों से आप ज़्यादा करेंगे इस क्लास को देखने के बाद। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2016 को हुई थी, 10 अगस्त 2021 को हुई थी, 25 सितंबर 2014 को हुई थी, या 22 जनवरी 2015 को हुई थी? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपसे मनरेगा योजना आपकी परीक्षा में पूछी गई है। तैयार हो जाइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको ध्यान में रखना है, ये 25 सितंबर 2014 को हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 3 से 4 योजनाएं बताऊंगा जो अति महत्वपूर्ण होंगी। 1 मई 2016 इसको क्या हुआ था? उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना दोस्तों, उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? पहली वाली तो आप कहेंगे 1 मई 2016 को। कहां से हुई थी? बलिया, उत्तर प्रदेश।
ये दोस्तों कहाँ से शुरू हुई थी? बलिया से हुई थी। एलपीजी गैस सिलेंडर को उपलब्ध कराना दोस्तों इसका उद्देश्य था। फिर होता है दोस्तों 10 अगस्त 2021 उज्ज्वला 2.0, उज्ज्वला दोस्तों 2.0 यानी कि उज्ज्वला के दूसरे संस्करण की शुरुआत कब हुई थी? ये दोस्तों महोबा उत्तर प्रदेश से हुई थी। महोबा कहाँ से हुई थी? ये महोबा से हुई थी, उत्तर प्रदेश से। इसको भी आप नोट करके रखें। इसके अलावा 22 जनवरी 2015 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये दोस्तों कहाँ कब शुरू हुई थी? तो आप कहेंगे 22 जनवरी 2015 को। और दोस्तों कहाँ से शुरू हुई थी? पानीपत, हरियाणा। इसको आप नोट करके रखें। ये सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 जून, 23 जून, 18 अप्रैल, 22 अप्रैल। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। चारों दिवस, चारों तिथियां अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये दोस्तों कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको याद में रखना है 23 जून। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ल्यूशाने में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके हेड कौन है? थॉमस वॉक इसके वर्तमान में हेड है। इसको भी आप नोट करके रखें। अब बात करते हैं 8 जून विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? तो आप कहेंगे 8 जून को मनाते हैं। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, विश्व धरोहर दिवस। इसके अलावा अगर आपसे कह दिया जाए 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, इसको भी आप नोट करके रखें दोस्तों। और 22 मई को क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस। और 22 मार्च को जल दिवस, इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों कमेंट करके बताएं जल दिवस की थीम क्या थी 2022 की? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि पंडित मुन्ना शुक्ला का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो दोस्तों करंट अफेयर से आपका ये सवाल रिलेट होकर आपसे पूछा जा सकता है। पंडित मुन्ना शुक्ला, इनका संबंध किससे है? कथकली डांस से, मोहिनीअट्टम से, भरतनाट्यम से, कि कथक से है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें पंडित मुन्ना शुक्ला, इनका संबंध किससे है? ये कथक से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट और परफेक्ट जवाब होगा। दोस्तों कथकली और मोहिनीअट्टम ये कहाँ के हैं? ये केरल के क्लासिकल रहते हैं, केरल। और भरतनाट्यम दोस्तों कहां का है? तमिलनाडु। इसको आप नोट करके रखें, आपसे परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल हो सकता है। केरल में दोस्तों थैयम। ये सवाल दोस्तों मैं आपको बार बार नोट करा रहा हूं, आपकी परीक्षा में ये टकराएगा सवाल। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई है? तो आपको नोट करके रखना है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों सवाल का पोस्टमार्टम करते हैं, एक एक जानकारी आपको नोट कराते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना की कब गई थी? 1828 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? तो आप कहेंगे राजा राम मोहन राय के द्वारा। दोस्तों स्वामी दयानंद, इनके द्वारा दोस्तों कौन से समाज की स्थापना की गई? तो आप कहेंगे आर्य समाज। कौन समाज की? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 ईस्वी में की गई थी। इसको भी आप नोट करें। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद, इन्होंने दोस्तों कौन से किसी? तो आप कहेंगे राम किशन मिशन, इसकी दोस्तों स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई है। इसके अलावा दोस्तों कब की गई थी? 1897 ईस्वी में की गई है। इसको भी आप नोट करके रखें। अब दोस्तों आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किसकी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। कब की है? 1867।
इसको आप एक बार अपने आप से रीचेक कर लेंगे। दोस्तों ये सारे समाज आप नोट करके रखें, कोई ना कोई आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की है? आर्य समाज। और दोस्तों कब की है? 1875 में। राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की है, या अगर आपसे आत्मीय समाज की स्थापना पूछे तब भी आप राजा राम मोहन राय ही लगाएंगे। और दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है, कब की थी? 1897 में। आत्माराम पांडुरंग इन्होंने दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना की है 1867 में। दोस्तों आप एक चीज और याद रखें, 1829 में दोस्तों क्या हुआ था? सती प्रथा का अंत हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल दोस्तों कौन थे? विलियम बेंटिक। इसको भी आप थोड़ा नोट कर लें, ये सवाल भी आपसे परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि गीता रहस्य निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों यहां पर डॉक्टर, यहां पर आप लिख लीजिएगा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? तो आपको ध्यान में रखना है ये बाल गंगाधर तिलक जी की पुस्तक है। आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट और परफेक्ट जवाब होगा। इसके अलावा आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें मैं आपको और नोट कराता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी एक पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। कौन सी है? इंडिया डिवाइडेड। ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, लाइफ डिवाइन, ये किसकी पुस्तक है? तो आप कहेंगे अरविंद घोष जी की पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, इंडिया स्ट्रगल, ये किसकी पुस्तक है? तो आप कहेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही 1938 ईस्वी में, कब है? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। इसको भी आप नोट कर लें। ये सारे सवाल आपको याद होने चाहिए, आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों वर्मी कल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, अंगूर की खेती या केंचुए की खेती? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों एक आध साइंस का सवाल आपसे पर्यावरण में रिलेट कर आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों वर्मी कल्चर, इसका संबंध किससे है? तो आपको ध्यान में रखना ये केंचुए की खेती से होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट और परफेक्ट जवाब होगा। इसके अलावा अगर आपसे कह दिया जाए मधुमक्खी पालन, ये होता है एपीकल्चर, कल्चर। लेकिन अगर आपसे कहते हैं रेशम कीट पालन तो आप कहेंगे सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। अब अंगूर की खेती दोस्तों वीटीकल्चर, वीटीकल्चर। दोस्तों एक चीज आप और याद रखेंगे, जैसे कि अगर आपसे कह दिया एपीग्राफी, अगर एपीकल्चर कहे तो आपका हो जाएगा मधुमक्खी पालन। लेकिन अगर एपीग्राफी अगर आपको लिख कर आए तो आप कहेंगे अभिलेखों का अध्ययन होता है इसके अंदर। किसका? अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन। इसको भी आप नोट करें। ये सब सवाल आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। उससे पहले आप कमेंट में छाप कर बताएं बागवानी की फसल से संबंधित दोस्तों कौन सा कल्चर होता है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों साइंस का एकदम लल्लन टॉप सवाल है, आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल, टेकोफेरॉल या साइनोकोबालेंट? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों इसको आप नोट करके रखें। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो आपको ध्यान में रखना है टोकोफेरॉल्स। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। दोस्तों ये किससे संबंधित होता है? बांझपन। अगर आपसे कह दिया जाए विटामिन ई का संबंध किससे? बांझपन से संबंधित है। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों रेटिनॉल, ये दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल, ये दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और दोस्तों साइनोकोबुलिन, दोस्तों ये किसका नाम है? विटामिन B12 का नाम है। इसको भी आप थोड़ा नोट कर लें। दोस्तों विटामिन के का क्या नाम होता है? विटामिन के का तो आप कहेंगे फाइलोक्विनोन, ये दोस्तों विटामिन
के का रासायनिक नाम होता है। और दोस्तों विटामिन सी का क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, इसको भी आप नोट करके रखें। इन सारे सवालों को आप नोट करके रखें। और विटामिन, इसकी खोज किसने की थी, ये फंक एक वैज्ञानिक है, इन्होंने की थी, किसने, फंक ने, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया है कि वायु की गति का मापन किस मीटर के द्वारा किया जाता है। अति महत्वपूर्ण सवाल। पायरोमीटर के द्वारा, एनीमोमीटर के द्वारा, हाइग्रोमीटर के द्वारा कि फेदोमीटर के द्वारा। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। वायु की जो गति होती है उसका मापन किसके द्वारा होता है, तो आपको नोट करके रखना है, ये एनीमोमीटर के द्वारा होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसके अलावा अगर आपसे कह दिया जाए पायरोमीटर, ये दोस्तों उच्च ताप या दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए किसी दूर स्थित वस्तु का ताप मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, पायरोमीटर। या अत्यधिक ताप मापने के लिए किसका उपयोग होता है, पायरोमीटर। दोस्तों फेदोमीटर, ये दोस्तों क्या होता है, ये गहराई मापने काम आता है, ये दोस्तों गहराई मापने काम आता है। हाइग्रोमीटर, ये दोस्तों आर्द्रता मापने काम आता है, आर्द्रता, वायुमंडल में दोस्तों कितनी आर्द्रता है, इसको मापने के काम आता है। इसके अलावा अगर आपसे कह दिया जाए बैरोमीटर, ये दोस्तों वायुमंडलीय दाब, और दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए O3 यानी कि ओजोन की सांद्रता, ओजोन की दोस्तों सांद्रता किससे मापते हैं, डॉप्सन, इसको भी आप नोट करें, यह सवाल भी अति महत्वपूर्ण होगा। अब आप कमेंट करके बताएं ओजोन परत संरक्षण दोस्तों जो अधिनियम है वो कब का है, इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। मैं आपको बता देता हूं, ये दोस्तों मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। उस दोस्तों वर्ष का नाम बताएं आप। और 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। दोस्तों ओजोन परत का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि पौधों में कौन से संवहन ऊतक पाए जाते हैं। परीक्षाओं में रिपीटेड सवाल है, ये बार बार आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। जाइलम, फ्लोएम, पर्णहनिम या एओबी दोनों। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों पौधों में कौन कौन से संवहन ऊतक पाए जाते हैं, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके रखना है, ये जाइलम और फ्लोएम। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे कह दिया जाए पौधों में जल का संवहन कौन करता है, ये जाइलम करता है, जल का संवहन। दोस्तों पौधों में जल का संवहन कौन करेगा, जाइलम। और भोज्य पदार्थों का ये फ्लोएम, भोज्य पदार्थों का दोस्तों संवहन कौन करेगा, तो फ्लोएम करेगा। इसको आप नोट करके रखें, जैसे जाइलम जैसे जल, इसको आप ऐसे रिलेट कर याद कर सकते हैं। और फ्लोएम का कौन करेगा, तो आप दोस्तों भोज्य पदार्थों का संवहन। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। एकदम लल्लन टॉप क्लास होगी आपकी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि केमांग, लोहित और सुबनसिरी किसकी सहायक नदियां हैं। एक दोस्तों प्रश्न आपकी नदी से संभव है आपकी परीक्षा के अंदर। कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। आपको नोट करके रखना है। केमांग हो गई, लोहित हो गई, सुबनसिरी, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, तो आपको ध्यान में रखना है ये सब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। अब दोस्तों बात करते हैं गोदावरी, इसकी कुछ सहायक नदियां आप नोट करें, जैसे कि इंद्रावती, इंद्रावती, प्राणहिता और दोस्तों वैन गंगा। ये दोस्तों किसकी सहायक नदियां हैं, तो आप कहेंगे गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। आपकी परीक्षाओं में रिपीटेड सवाल दोस्तों मैं आपको नोट करा रहा हूं, बहुत ध्यान से नोट करें। दोस्तों कावेरी नदी, इसकी दोस्तों सहायक नदी कौन कौन सी, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। इसकी 1 से 2 नदियां आपको कमेंट करके बतानी है। कृष्णा नदी, एक तो दोस्तों मूसी नदी हो गई, मूसी नदी, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, इसके अलावा एक दोस्तों तुंग भद्रा। ये सब दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। और अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, तो आप कहेंगे कृष्णा नदी पर स्थित है। अगर आपसे कह दिया जाए मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है, तो आप कहेंगे कावेरी नदी पर स्थित है। अगर आपसे कह दिया जाए नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, ये दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है। इन सब चीजों को आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर।
दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि कैलामाइन निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। एकदम लल्लन टॉप सवाल है। एल्यूमिनियम का, जिंक का, सीसा का, लोहे का। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों कैलामाइन ये दोस्तों किसका अयस्क होता है, तो आपको नोट कर लेना है, ये जिंक का अयस्क होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। और ये सवाल दोस्तों आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे। दोस्तों एल्यूमिनियम ये किसका अयस्क होता है, बॉक्साइड। बॉक्साइड का अयस्क क्या होता है, एल्यूमिनियम। और कैलामाइन किसका अयस्क है, जिंक का। सीसा का दोस्तों कौन सा, गैलेना दोस्तों सीसा का अयस्क है। लोहे का दोस्तों हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ये सब दोस्तों किसके अयस्क हैं, ये सब दोस्तों लोहे के अयस्क हैं, लोहे के प्रकार हैं। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों कमेंट में छाप कर बताएं कौन सा दोस्तों, पिच ब्लेंड। ये दोस्तों पिच ब्लेंड ये किसका अयस्क होता है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। जितने सवाल मैं आपको कह रहा हूं कमेंट करने के लिए, उतना दोस्तों आपको जवाब लाइन से कमेंट कर छाप कर बताने हैं। आपकी परीक्षाओं के लिए ब्रह्मास्त्र वाले सवाल होंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से होता है। ये दोस्तों सवाल बच्चे को पता होगा, बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन कई बार परीक्षाओं में रिपीटेड सवाल है। दोस्तों ग्रीन मफलर का संबंध किससे होता है, ये ध्वनि प्रदूषण से होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों ग्रीन मफलर होता क्या है, दोस्तों आप समझिएगा। मान लीजिएगा दोस्तों ये रोड है और रोड के किनारे दोस्तों ये दोस्तों पेड़ लगे हुए हैं। ये दोस्तों पेड़ लगे हुए हैं। ये दोस्तों रोड के दोनों तरफ पेड़ क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि जो हमारे वाहन होते हैं उनकी जो ध्वनियाँ होती हैं, वाहन होते हैं जो उनकी हॉर्न की ध्वनि हो गई या दोस्तों उनके जो चलने का शोर हो गया, वो दोस्तों इन पेड़ों से टकराकर हल्का हो जाता है और शहरी इलाकों में ज़्यादा तेज़ी से नहीं पहुंच पाता है। अगर ये पेड़ ना हो यहाँ पर तो दोस्तों इनकी जो ध्वनियाँ हैं बहुत सारे पशु पक्षियों और दोस्तों मनुष्यों को प्रभावित करेंगी अपनी ध्वनि से। इसीलिए दोस्तों ग्रीन मफलर का संबंध किससे होता है, ध्वनि प्रदूषण से। इसको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों मुगल वंश से आपका सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है, एसएससी जीडी की परीक्षा में। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक, नसरुद्दीन, मोहम्मद शाह, खिर्ज खां या बहलोल लोदी। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो मैंने आपको नोट कराया था खिर्ज खां। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। यह सवाल दोस्तों आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ये दोस्तों कौन से वंश का संस्थापक है, तुगलक वंश का। ये दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक है, इसको भी आप नोट करके रखें। और तुगलक वंश का दोस्तों अंतिम शासक कौन है, अंतिम, अगर आपसे कह दिया जाए तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है, ये नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। ये दोस्तों जो कौन है, तुगलक वंश का अंतिम संस्थापक। और दोस्तों तुगलक वंश का दोस्तों संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। बहलोल लोदी ये दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक है। ये दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे सवाल कहा गया कि साइमन कमीशन भारत कब आया। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। साइमन कमीशन भारत में कब आया, ना कि दोस्तों इसका गठन कब हुआ है। 1927, 1928, 1929, 1930। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों साइमन कमीशन ये भारत में कब आया था, तो आपको ध्यान में रखना है ये 1928 में आया है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर दोस्तों गलत मत कीजिएगा। साइमन कमीशन दोस्तों बना कब था, तो आप कहेंगे 1927 में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, 1927 में। लेकिन दोस्तों ये भारत में कब आया था, तो आप कहेंगे 1928 में। इसके अलावा दोस्तों 1928 में ही क्या हुआ था, नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। नेहरू रिपोर्ट दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, 1928 में। यह भी सवाल आप नोट करके रखें। अब बात करते हैं 1929, मोस्ट इंपॉर्टेंट तारीख है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों 1929 में क्या हुआ था, तो आप कहेंगे लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929। और इसी में दोस्तों क्या किया था, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। पूर्ण स्वराज की मांग दोस्तों कब हुई थी, 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों 1930 इसको क्या हुआ था, तो आपको नोट करके रखना है। 1930 में दोस्तों दो चीजें हुई थी। नंबर एक, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय
अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। इसके अलावा दांडी यात्रा भी दोस्तों 1930 की ही है। कब से कब तक चली थी? 12 मार्च 1930 से और दोस्तों 6 अप्रैल 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 से दोस्तों गांधी यात्रा यानी कि दांडी यात्रा चली थी, साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई थी। इसको आप नोट करके रखें। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को यहां से नोट कर लिया होगा। दोस्तों अगस्त प्रस्ताव कब का है? 1940 का है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले और अंतिम सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है, इलाहाबाद की संधि का संबंध किस वर्ष से है? एकदम छुपा रुस्तम सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। इतिहास का लल्लन टॉप सवाल मैं बताने वाला हूं। 1764, 1765, 1757, 1556 ये चारों तिथियां अति महत्वपूर्ण होंगी आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों इलाहाबाद की संधि का संबंध किस वर्ष से है? तो आपको नोट करके रखना है 1765। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट और परफेक्ट जवाब होगा। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। इसके अलावा अगर आपसे कह दिया जाए दोस्तों 1764, इसको क्या होता? बक्सर का युद्ध। बक्सर का दोस्तों युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। 1757 प्लासी का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। प्लासी का युद्ध ये कब हुआ था? 1757 में। दोस्तों 1556 में क्या हुआ था? तो आप सबको पता है, ये दोस्तों पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का सेकेंड युद्ध कब हुआ है? 1556 में। और पानीपत का दोस्तों पहला युद्ध कब हुआ है? 1526 में। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ है? 1761 में। इसको आप नोट कर लें। ये सब सवाल अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, कैसे लगे आज के सवाल? अगर दोस्तों सवाल अच्छे लगे हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जरूर छाप कर बताएं कि आपको इन 20 सवालों में से कितने सवालों के उत्तर बिल्कुल परफेक्ट पता थे। अपना स्कोर 20 में से कितने आए हैं इसका आप जवाब जरूर कमेंट में छाप कर बताएं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में एकदम जबरदस्त सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।